दोस्तों, सभी स्तनधारियों के पास एक जोड़ी कान होते हैं जो बड़े ही संतुलित तरीके से हमारी खोपड़ी के दोनों ओर चिपके रहते हैं। हम जानते हैं कि कानों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है सुनना, लेकिन सुनने के अतिरिक्त कान एक और जरूरी काम भी करते हैं, जो है दिमाग के तापमान को नियंत्रित करना। कान करीब करीब उतना ही खून का दबाव सहते हैं जितने खून का दबाव हमारे दिमाग में होता है। और क्योंकि कान की त्वचा बेहद पतली होती है, साथ ही कानों में चर्बी अर्थात फैट भी ना के बराबर ही होता है, इसलिए बाहरी वातावरण के संपर्क में रहने से कान तेजी से ठंडे हो जाते हैं और कानों की नसों में से होकर बहता खून भी ठंडा होकर दिमाग तक पहुंचता है। आपने अक्सर सुना होगा कि सर्दी सबसे पहले कानों के जरिए ही लगती है, इसलिए सर्द मौसम में किसी टोपे या मफलर आदि की मदद से कानों को ढककर रखना चाहिए। कानों के जरिए सर्दी लगने की वजह यही होती है क्योंकि कुदरत ने कानों को हमारे दिमाग को ठंडा रखने के अनुसार ही ढाला है। यही कारण है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं। ये बड़े कान अफ्रीका के गर्म मौसम में अधिक मात्रा में खून को अपने भीतर से गुजारकर हाथियों के दिमाग को ठंडा रखने में मदद देते हैं। किंतु पृथ्वी पर अफ्रीकन हाथियों के रहने के स्थानों से भी कहीं अधिक गर्म और शुष्क जलवायु मौजूद है। इतनी गर्मी में रहने के लिए प्रकृति ने कानों में भी बदलाव किए हैं। जरा इस जीव को देखिए, इसे फेनिक लोमड़ी कहते हैं। लोमड़ी कैनिडी परिवार का सदस्य है। इस परिवार में लोमड़ियों के साथ साथ कुत्ते, भेड़िया और गीदड़ आदि सम्मिलित किए जाते हैं। कैनिडी परिवार के सभी सदस्यों में फेनिक लोमड़ी के कान शरीर के आकार के हिसाब से सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि ये लोमड़ी ऐसी विषम परिस्थितियों में निवास करती है जो परिस्थितियां इनके रहने के स्थानों को सबसे गर्म बनाती हैं। सहारा मरुस्थल, जो फेनिक लोमड़ी का घर है, पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से ही एक है। इस मरुस्थल का भीषण तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है और इस तपा देने वाली गर्मी में फेनिक लोमड़ी के ये बड़े बड़े कान बहुत काम आते हैं। अपने कानों की मदद से ये लोमड़ी अपने शरीर के तापमान को बेहतर नियंत्रित कर सकती है। इस लोमड़ी के कान सिर्फ लंबे ही नहीं होते, बल्कि इनमें मोटी और विशेष तरह की नसों का जाल फैला होता है और ये कान ठीक गाड़ी के रेडिएटर की तरह ही काम करते हैं। कमाल की बात यह है कि 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में तो फेनिक लोमड़ी को पसीना भी नहीं आता, क्योंकि इतने तापमान को झेलने के लिए तो इनके कान ही काफ़ी हैं। वैसे फेनिक लोमड़ी कमाल का खूबसूरत जानवर है। कुत्ते के परिवार से होने के बावजूद भी ये जीव बिल्लियों जैसी खूबियां रखता है। ये अपनी ऊंचाई से 3 गुना अधिक ऊंचाई तक कूद सकती है। रेत के नीचे सरक कर चलते किसी रेप्टाइल की आवाज़ को बिलों की गहराई से भी सुन लेती है। रात में भी दिन की तरह साफ साफ देख सकती है और यहाँ तक कि कुछ हद तक पेड़ों पर भी चढ़ सकती है। हालांकि आकार में ये लोमड़ी किसी घरेलू बिल्ली से भी छोटी होती है। ये सिर्फ 8 इंच ऊंची, 1.25 फीट लंबी और करीब 1 से 1.5 किलोग्राम ही भारी होती है। किंतु छोटा शरीर होने के बावजूद भी फेनिक लोमड़ी एक माहिर शिकारी है। ये कीड़ों से लेकर छिपकलियों तक और चूहों से लेकर सांपों तक को अपनी खुराक में सम्मिलित करती है। हालांकि यदि मांस खाने को ना मिले तो फेनिक लोमड़ी पेड़ों की जड़ों और पौधों की पत्तियां आदि खाकर भी काम चला लेती है। दोस्तों, वैसे गर्म रेगिस्तानी इलाकों में छिपकली और सांप जैसे रेप्टाइल्स सबसे अधिक पाए जाते हैं और क्योंकि रेप्टाइल्स ठंडे खून के प्राणी हैं, इसलिए गर्मी या सर्दी जैसे मौसम के हिसाब से खुद को ढालने में ज़्यादा माहिर नहीं होते। किंतु रेप्टाइल्स खुद को छुपाने में बहुत माहिर होते हैं। ये सिर्फ शिकारियों से ही नहीं बल्कि गर्म या सर्द मौसम से भी खुद को छुपा कर रखते हैं, जैसे कि ये सैंड वाइपर। इस सांप के सर पर 2 सींग होते हैं जिनका एक विशेष कार्य है। असल में भयंकर गर्म मौसम में ये सांप बिलों या चट्टानों की छांव में छुपे रहने के कारण छुपने में इतना कुशल हो गया है कि ये शिकार भी रेत के नीचे से छुपकर ही करता है। ये बड़ी तेजी से खुद को रेत के अंदर समा लेता है। इस दौरान सिर्फ इसकी आंखें ही बाहर रहती हैं। इन आंखों की रक्षा के लिए ही प्रकृति ने इन्हें शल्कों से बने सींग दिए हैं। ये तिरछे सींग सैंड वाइपर की आंखों को घेरे रहते हैं, जिससे सांप की आंखें चोटों से बची रहती हैं। इस सांप के लिए गर्मी से ज़्यादा मुसीबत सहारा मरुस्थल की सर्दियाँ होती हैं। गर्म मौसम के लिए विख्यात सहारा मरुस्थल सर्दियों की रातों में बहुत ठंडे भी हो जाते हैं। यहाँ तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसे में सैंड वाइपर सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही चूहों द्वारा खोदे गए बिलों पर कब्जा कर लेते हैं और इन बिलों की गहराई में ही ये शीत निंद्रा लेते हुए आराम करते हैं। सांप शीत निंद्रा लेने से पहले अधिक मात्रा में भोजन करते हैं, किंतु ये भालुओं की तरह शरीर पर चर्बी जमा नहीं करते, बल्कि अधिक मात्रा में किए गए भोजन को इनका शरीर ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन सांप की मांसपेशियों में वैसे ही स्टोर रहता है जैसे गाड़ी की बैटरी के अंदर करंट स्टोर रहता है। सैंड वाइपर के शरीर में स्टोर ग्लाइकोजन नामक इस ऊर्जा के महत्व को सहारा में रहने वाले इंसानों ने सदियों पहले ही समझ लिया था। यहाँ के इंसानों का मानना है कि शीत
शीत निद्रा ले रहे इन वाइपरों के शरीर में स्टोर ऊर्जा मर चुके जीव में भी जान फूंक देती है। इसलिए ऊँट पालने वाले इंसान अक्सर अपने बीमार हो चुके ऊँटों के गले में इन सांपों को डाल देते हैं। यह माना जाता है कि सांपों को खाने से गंभीर रूप से बीमार हुआ ऊँट भी उठ खड़ा होता है। हालांकि सांप को खाने से बीमार ऊँटों के ठीक होने की मान्यता का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन ऊँट पालने वाले लोगों का कहना है कि किसी बीमार ऊँट को अगर जहरीला रेगिस्तानी सांप दिख जाए तो वो ऊँट खुद ही सांप का पीछा करके सांप को खा जाता है। ऊँटों के इस व्यवहार को देखते हुए ही इन्हें सांप खिलाने की परंपरा शुरू हुई है और सांप खिलाने के बाद बीमार ऊँट बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाता है। दोस्तों, भले ही ऊँट सांप खाते हों, किंतु सांपों के लिए रेगिस्तान में ऊँट एक बहुत ही मामूली खतरा है। सांपों के लिए रेगिस्तान में सबसे बड़ा खतरा होता है ये बिल्ली, जिसे सैंड कैट अर्थात रेतीली बिल्ली कहा जाता है। सैंड कैट बड़ी ही आसानी से सैंड वाइपर को मार डालती है। ये सिर्फ हमला ही नहीं करती बल्कि बहुत ही होशियारी से सांप की बाइट से खुद का बचाव भी करती है। सिर्फ वाइपर ही नहीं बल्कि सैंड कैट रेगिस्तान में पाए जाने वाले हर जहरीले जीव को खा जाती है, जिसमें अन्य किस्मों के सांप, बिच्छू, मकड़ियाँ या छिपकलियाँ आदि भी शामिल है। कड़ी धूप में भी शिकार करने के लिए तैयार रहने वाली ये बिल्ली अपना पूरा जीवन रेगिस्तान के कठोर मौसम में गुजार देती है, किंतु ऊपरी तौर पर इसमें और घरेलू बिल्ली में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता। सहारा के साथ साथ सैंड कैट भारत सहित एशियाई रेगिस्तानों में भी पाई जाती है। ये बिल्ली गर्मी और सर्दी यानी दोनों ही मौसमों में समान रूप से सक्रिय रहती है। ये मान्यता है कि सैंड कैट कभी पानी नहीं पीती क्योंकि ये बेहद कम नमी में भी गुजारा करने में सक्षम है। शिकार किए गए जीवों के मांस से ही ये बिल्ली अपने लिए जरूरी नमी जुटा लेती है। दोपहर के समय रेगिस्तान का रेत जल उठता है, लेकिन प्रकृति ने सैंड कैट के पैरों के तले जलते रेत से बचाव के लिए लंबे बाल विकसित कर दिए हैं। आमतौर पर किसी भी अन्य बिल्लियों की प्रजातियों के पंजों के तली वाले हिस्से में इस तरह के बाल दिखाई नहीं देते। पंजों पर उगा ये बड़ा फर सैंड कैट के पाँव को गर्मी से बचाता है। साथ ही पंजों में बाल होने की वजह से ये बिल्ली रेत में भी किसी प्रकार के कदमों के निशान नहीं छोड़ती, जिस कारण रेगिस्तान में इस बिल्ली को ढूंढ पाना असंभव सा ही कार्य है। यही वजह है कि सैंड कैट की वीडियो और फोटो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। वैसे इस बिल्ली का रंग भी रेत जैसा ही होता है, जिस वजह से भी रेगिस्तान में इसे ढूंढ पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सैंड कैट के शरीर पर उगे बाल भी कमाल की खूबी रखते हैं। ये बिल्ली अपने बालों को जब चाहे अपने शरीर से चिपका लेती है और जब चाहे बालों को खड़ा करके फैला लेती है। चिपके हुए बालों में पसीना आने के बाद जब बालों को फैलाया जाता है तो इन बालों के मध्य से हवा बहुत अच्छे से बहती है, जिस वजह से सैंड कैट का शरीर ठंडा हो जाता है। हालांकि सैंड कैट के कान भी सामान्य बिल्ली की तुलना में अधिक लंबे होते हैं और ये कान निश्चित तौर पर इसके दिमाग को ठंडा रखने में भी सहायक होंगे। साथ ही इन बड़े कानों की वजह से सैंड कैट की सुनने की क्षमता भी कमाल की होती है। दोस्तों, ये सच है कि प्रकृति के निर्णय सब जगह एक जैसे नहीं होते। यहाँ कहीं बेहद खुशनुमा मौसम है तो कहीं जीवन जीने के लिए बहुत ही कठोर हालात भी हैं, किंतु ये भी सच है कि जीवन भी हर कठोरता को सहन करने के लिए और भी अधिक मजबूत होकर विकसित होता है। यही वजह है कि प्रत्येक जीव को अपने रहने के माहौल के अनुसार अलग अलग गुण मिले हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।